नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसका मार्केट कैपिटल है 87,000 करोड़ रुपीस। अगर आपने 10 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं तो आज वो अमाउंट 11 लाख रुपए होती। अगर हम लोग CAGR टर्म्स में बात करते हैं तो पिछले 10 साल में इस कंपनी ने 28% का CAGR रिटर्न दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद मैनेजमेंट एनालिसिस, फिर हम लोग बिजनेस मॉडल के ऊपर ध्यान देंगे, उसके बाद फाइनेंशियल्स और आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि इतने एक्सपेंसिव मार्केट में पिडिलाइट जैसे एक्सपेंसिव शेयर में हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और मैं 100% श्योर हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद पिडिलाइट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हो। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर का नाम था बलवंत जी पारेख, जिन्होंने लॉ की डिग्री की थी लेकिन उन्होंने लॉ में कभी प्रैक्टिस नहीं की। 1954 में बलवंत जी ने अपना ट्रेडिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चालू किया, जिसका उन्होंने नाम रखा पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज। इसमें वो इंडस्ट्रियल केमिकल और पिगमेंट इमल्शन की ट्रेडिंग करते थे फेडको कंपनी के साथ, जो कि जर्मनी में थी। फेडको ये नाम आप याद रखना, क्योंकि फेडको कंपनी के नाम के पहले 2 अक्षर से ही फेविकॉल का नाम लिया गया है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। तो बलवंत जी ने ऑब्जर्व किया कि उस जमाने में जो ग्लू बनता था ना, वो पेड़ों से और एनिमल की चर्बी से बनता था, जो कि बहुत टीडियस वर्क भी था और इतना इफेक्टिव भी नहीं था। और उस ग्लू को यूज करने से पहले उबालना भी पड़ता था, यानी कि लेंदी प्रोसेस थी। तो ये देख के बलवंत जी ने व्हाइट सिंथेटिक ग्लू इन्वेंट किया। सिंथेटिक यानी कि केमिकल से बना हुआ, और उसे ही हम लोग आज फेविकॉल कहते हैं। तो फेविकॉल का नाम कैसे पड़ा? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फेडको कंपनी के जो 2 पहले अक्षर से वहां से FE आया, और आखिरी के जो 3 अक्षर है कॉल, उसका जर्मन लैंग्वेज में मीनिंग होता है कि 2 चीजों को जोड़ना। फिर 1959 में कंपनी का नाम बदल के पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया गया। अब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। करंट में कंपनी के जो चेयरमैन है उनका नाम है मधुकर जी पारेख। मधुकर जी पारेख बलवंत जी पारेख के बेटे। उन्होंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को 1977 में ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने एबॉट लैबोरेटरीज में भी काम किया हुआ है। और करंट में जो MD है उनका नाम है भरत पुरी। भरत पुरी पिडिलाइट के ऐसे पहले MD है जो कि फाउंडर फैमिली से नहीं है। तो भरत पुरी ने पिडिलाइट को ज्वाइन किया 2015 में। भरत पुरी ने इससे पहले एशियन पेंट्स और मॉन्डेनिस इंटरनेशनल यानी कि कैडबरी की पेरेंट कंपनी, उसमें काम किया हुआ है। अब हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। बिजनेस मॉडल जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको किसी कंपनी को वैल्यू करना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, या फिर कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है, उस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। और ये हमें कब पता चलेगा? जब हम लोग बिजनेस मॉडल जानेंगे उस कंपनी का, क्या वो सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ही हम उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में पिडिलाइट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड नहीं थी। पिडिलाइट ने डायरेक्टली एंड यूजर के साथ कांटेक्ट किया, यानी कि कारपेंटर। वो कारपेंटर से हमेशा फीडबैक लेते थे उनके प्रोडक्ट के बारे में, और उस तरह से उनके प्रोडक्ट में मॉडिफाई करते थे। साथ ही साथ पिडिलाइट कारपेंटर के भी वर्कशॉप लेते थे कि किस तरह से उनको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए इफेक्टिवली। और यही चीज पिडिलाइट के लिए टर्निंग पॉइंट रही, क्योंकि जब भी हम लोग फर्नीचर बनाते हैं तब कारपेंटर हमसे नहीं पूछता है कि कौन सा ग्लू यूज करें, तो कारपेंटर हमेशा फेविकॉल ही रिकमेंड करता था। और उस पीरियड में फेविकॉल को कोई कंपटीटर भी नहीं था। अब हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि पिडिलाइट कौन कौन से बिजनेस सेक्टर से पैसा कमाता है। कंपनी का रेवेन्यू मेनली 2 सेगमेंट से आता है। उसमें से 80% का जो रेवेन्यू है वो कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट से आता है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। और 19% जो रेवेन्यू है वो बिजनेस टू बिजनेस से आता है, और 1% अदर इनकम में आता है। कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट में 3 कैटेगरीज आती हैं। उसमें से 52.6% रेवेन्यू एडेसिव एंड सीलेंट से आता है। उसमें प्रोडक्ट आता है फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक और एमसील। दूसरी कैटेगरी आती है कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल। उसमें से 19.2% रेवेन्यू आता है, और इसमें आता है डॉक्टर फिक्सिट और रोफ जैसे प्रोडक्ट। डॉक्टर फिक्सिट का यूज होता है वाटर प्रूफिंग में, और रोफ का यूज होता है टाइल्स अधेसिव में। इंडिया में आज के डेट में भी टाइल्स सीमेंट का यूज करके लगाई जाती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अधेसिव का ज्यादातर यूज होता है, तो उसका इंडिया में पेनिट्रेशन होना अभी बाकी है। और वाटर प्रूफिंग में आज पिडिलाइट को टक्कर दे रही है पेंट कंपनीज, यानी कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट जैसी कंपनीज। तीसरा आता है आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल। उसमें से पिडिलाइट को 8.2% का रेवेन्यू आता है। इसमें ग्लास पेंटिंग या फिर एम्ब्रॉयडरी में जो अधेसिव लगता है वो आता है। इसके साथ साथ फैब्रिक अधेसिव जैसी चीजें इसमें आती हैं। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल में हम लोग पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंसेप्ट बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।
अब आता है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें से पीडीलाइट को 18.7% का रेवेन्यू आता है। अब बिजनेस टू बिजनेस में पीडीलाइट डायरेक्टली कंपनी के साथ टाई अप करके रेवेन्यू कमाती है। बिजनेस टू बिजनेस में भी 3 कैटेगरी आती है। उसमें से पहला ना आता है इंडस्ट्रियल अडेसिव, यानी कि इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में जो अडेसिव यूज होता है ना, वो पीडीलाइट बनाती है। जैसे बुक बाइंडिंग हो गया, या फिर सिगरेट की पैकेजिंग हो गई, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए जो अडेसिव आता है वो पीडीलाइट कंपनी बनाती है। फिर B2B बिजनेस में दूसरे सेगमेंट का नाम आता है पिगमेंट एंड प्रिपरेशन, जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 6.2%। उसमें टेक्सटाइल कलर जैसे प्रोडक्ट आते हैं। और तीसरे सेगमेंट का नाम है इंडस्ट्रियल डिजाइन, जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 6.4%। अब ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए पीडीलाइट को जो रॉ मटेरियल लगता है उसका नाम है वैम। वैम एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, और ये वैम बनता है क्रूड ऑयल से। यानी कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेंज होती रहती है, वैसे वैसे पीडीलाइट के रॉ मटेरियल के भी प्राइसेस चेंज होती रहती है, और उसके ऊपर ही पीडीलाइट के मार्जिन डिपेंड रहते हैं। पिछले 10-15 सालों से अगर हम लोग पीडीलाइट का मार्जिन देखेंगे तो वो 20 से 24% के बीच में चल रहा है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पीडीलाइट का जो मार्जिन है वो 27 और 28% चल रहे हैं, जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबल नहीं है। अब वो सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब पैंडेमिक आया था तब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही नीचे गिर गए थे, और उस टाइम पे जो पीडीलाइट का रॉ मटेरियल है वैम, उसकी प्राइस थी 750 मेट्रिक टन। उस टाइम पे जब क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ गया था। आज की डेट में वो प्राइस 1500-1600 के बीच में चल रही है। तो उस पीरियड में पीडीलाइट ने जितना रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लिया था वो ये 2 क्वार्टर में पीडीलाइट अभी यूज कर रही है, इसलिए उनके मार्जिन एक्सपांड हो गए। लेकिन फ्यूचर में क्रूड ऑयल तो उतना रहने नहीं वाला था, अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए, इसीलिए पीडीलाइट के जो मार्जिन से वो भी बैक टू द 21-24% के आसपास आ जाएंगे। पीडीलाइट के बिजनेस मॉडल में और एक इंटरेस्टिंग चीज है, पीडीलाइट अपने कंपटीटर को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करती रहती है। अगर उन्हें ऐसा कोई प्रोडक्ट दिखता है कि जो उनके पोर्टफोलियो में आना चाहिए तो पीडीलाइट हमेशा ट्राई करती है उस कंपनी को टेक ओवर करने का। इसी तरह से एमसिल को भी पीडीलाइट ने टेक ओवर किया था महिंद्रा केमिकल से। रिसेंटली ही यानी कि नवंबर 2020 में पीडीलाइट ने एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है हंट्समैन एडवांस मटेरियल सॉल्यूशन, जो कि एक सब्सिडरी है अमेरिका की हंट्समैन ग्रुप कंपनी की। इस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम है एरलडेट। अब एरलडेट को कम्पीट करने वाले प्रोडक्ट पीडीलाइट में ऑलरेडी हैं। अब ये देखने वाली बात हो गई कि एरलडेट का यूज करके कंपनी कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ाती है। पीडीलाइट के बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, और उसमें से कुछ तो बाकी कंट्रीज में भी काम करती हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, यूएसए हो गया, यूएई हो गया। लेकिन वहाँ से कंपनी को कुछ ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता। बहुत सारी सब्सिडरी तो वहाँ पे लॉस मेकिंग है, मतलब ज़्यादा लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन 2-4 करोड़ लॉस मेकिंग है। वहाँ पे स्ट्रगलिंग का काम अभी चल रहा है उनका। वहाँ पे सिर्फ पीडीलाइट को जो बांग्लादेश की सब्सिडरी कंपनी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देती है कंपनी को। तो अब बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम लोग मेनली 3 साल का रेवेन्यू देखेंगे, 2018, 2019 और 2020। तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 6078 करोड़ रुपीस, 2019 में 7078 करोड़ रुपीस और 2020 में 7294 करोड़ रुपीस। अगर हम पिछले 3 साल की ग्रोथ देखते हैं सेल में तो वो आती है 9%। अब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। 2018 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1341 करोड़ रुपीस, 2019 में 1368 करोड़ रुपीस और 2020 में 1576 करोड़ रुपीस। इसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो ग्रोथ थी वो 10% थी। अगर हम लोग यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं तो 2018 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन था 22%, 2019 में 19% और अगेन 2020 में 22%। याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि पीडीलाइट के जो मार्जिन से वो 22-24 के बीच में रहते हैं, और पिछले 2 क्वार्टर में वो मार्जिन 27 और 28% दिखा रहे हैं। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि उस पीरियड में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम थे, और ये कमेंट्री मैनेजमेंट ने खुद ने दी है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? अगर बिजनेस में मैंने 100 रुपये डाले हैं और उसमें से अगर मुझे 35 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है 35%। 2018 में पीडीलाइट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 34.33%, 2019 में 30% और 2020 में 31%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। तो आखिरी में हम लोग बात करते हैं कि इस एक्सपेंसिव मार्केट में जहाँ पे सेंसेक्स 50,000 क्रॉस कर चुका है
और पीडिलाइट इंडस्ट्री जैसे एक्सपेंसिव स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अब एक्सपेंसिव मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीडिलाइट का जो पी रेशो है आज की डेट में वो 90 है, पर 90 पी रेशो एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाता है पीडिलाइट का। क्योंकि पी रेशो जो आप निकालते हैं तब पिछले 4 क्वार्टर का अर्निंग लेते हैं हम लोग पी रेशो कैलकुलेट करने के लिए। जब पैंडेमिक हुआ था उस पीरियड में पीरियड का कोई सेल ही नहीं हुआ था, इसीलिए उनका प्रॉफिट भी बहुत गिर गया था और उसी वजह से इनका पी रेशो एकदम से स्पाइक हो गया। तो पीडिलाइट का आज का जो पी रेशो दिखा रहा है 90, वो एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाता है। अगर हम मानते हैं आज की डेट में कि कोई पैंडेमिक नहीं रहता, अगर नॉर्मल रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर पीडिलाइट का चलता रहता, तो मेरे ख्याल से आज की डेट में पीडिलाइट का जो पी रहता वो 60 रहता। लेकिन 60 भी बहुत कम नहीं है, वो भी एक्सपेंसिव ही माना जाता है। अब वैल्यूएशन अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर किसी कंपनी की क्वालिटी इतनी अच्छी हो, उसकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो और इतना तगड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर किसी कंपनी के पास है, तो वो कंपनी डिजर्व करती है एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। जब मैनेजमेंट से पूछा गया उनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो जीडीपी ग्रोथ के 1 टाइम या फिर 1.5 टाइम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीडीपी ग्रोथ हमारी 6 रहती है तो शायद से पीडिलाइट के रेवेन्यू ग्रोथ 6 या फिर 9% के आसपास रहने वाली है। अगर पीडिलाइट अगले 10 या 20 साल तक कंटिन्यूसली 6 to 9% से ग्रो करेगी और यही वैल्यूएशंस रहेगी, तो शायद से हम लोग इस वैल्यूएशन पे पीडिलाइट से 10 to 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन अगर हम लोग रखते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स अबाउट 10 ईयर्स। इस वीडियो का हमारा मेन मोटो था कि आपको पीडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में मेन बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए, ताकि आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सको कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते।